हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के पास बहुत ही कम समय बच गया है। तो वैसे में स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कौन ऐसा क्वेश्चन की तैयारी किया जाए जो हमारे एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 10वीं मैथ का 100 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 46/23, ऑप्शन बी में दिया गया 4/5, ऑप्शन सी में दिया गया है 3/5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3/4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाएगा ना, तो हम लोग अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनंत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो दोस्तों, वैसी संख्या जिसको गुणनखंड करने पे 2n गुने 5m आती होगी, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पे हमको शांत दशमलव ही लाना है। तो ऑप्शन ए को देखिएगा ना, तो 11 का गुणनखंड 88 का गुणनखंड कीजिएगा तो 11 8 88 होगा, जिसमें 11 संख्या आने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पे 210 का भी नहीं होगा, 110 का भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख लीजिए, दिया गया 15/1600 और 1600 का भाग गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आने वाला है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा × बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। तो अगर आप c की मान की बात करें तो c का मान a दिखाई दे रहा होगा और a का मान देखेंगे तो d दिया गया है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो a/d होगा। तो a/d ऑप्शन डी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसे अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आपको PDF वाले सेक्शन में जाके सभी PDF को आप फ्री में डाउनलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट questionforexam.com का भी लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ साथ सभी सेट का स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तो मान लेते हैं √18 है, इसके नीचे एक छिपा होगा तो इसको आपको परिमेयकरण करना होगा। तो √18 से इसमें परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि √18 में √18 से परिमेयकरण कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और √18 में 1 से गुना कर भी दीजिएगा तो ये कितना होगा, √18 होगा। आपको इससे फिर से परिमेयकरण करना होगा √18 से, यानी √18 से गुना करेंगे, √18 से भाग करेंगे। अब इसे क्या होगा कि 18 में √18 से गुना कर भी देंगे तो √18 कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और √18 में √18 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 से 18 यहाँ पे कट जाएगा तो √18 बचेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि कोई भी संख्या हो जो रूट में दी गई हो उसका अगर हम परिमेयकरण गुणांक ज्ञात करेंगे ना, तो जितना भी क्वेश्चन दिया गया हो उतना ही क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। यानी √18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, तो √18 ही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती हो वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल सवाल है। बोला गया है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या होगा कि r बराबर यानी r बराबर नहीं r लेस देन b होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का जो मान हो वो 0 के बराबर नहीं हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन को देखिएगा तो दिया गया है 4 + √3। जैसा कि मालूम होगा 4 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लीजिए √7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी को देखिएगा तो √5 कट जाएगा और केवल बचेगा 6 के नीचे 1 छिपा रहता है, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान भी 0 के मान के बराबर नहीं है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 का शून्य क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि एक में 35 से गुना करके देख लीजिए तो 35 आएगा और यहाँ पे 12 को तोड़ के हमें 35 लाना है तो क्या करेंगे 5 से 35 लगा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से इसको गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। शून्य ज्ञात कीजिएगा ना तो दोनों जो शून्य का आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब दोनों संख्या ऋणात्मक आने वाला है, यानी क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दोनों ऋणात्मक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमको खोजना होगा। तो √1 से लेकर इसका तो वर्गमूल 11 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया गया है √196, इसका भी वर्गमूल 16 होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमको तो खोजना है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी को देखेंगे तो 287 दिया गया है, जिसका वर्गमूल 17 होने के कारण ये परिमेय संख्या है। अब √27 को देख लीजिए, √27 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण यही जो संख्या है ऑप्शन सी में ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। बोला गया है बहुपद 5y² - 25 का शून्य क्या होगा। तो आप सभी स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं कि 5y² और माइनस जो 25 है बराबर इधर जाकर ये +25 हो जाएगा। इसे आप सभी ऐसे लिख सकते हैं कि y² 25 को सेम टू सेम लिख दीजिए और 5 यहाँ पे गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो y² बराबर 25/5 हो गया, जिसे आप सभी 5 या 25 5 मरतबे कटा सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि y पर से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये प्लस माइनस में रूट आ जाएगा 5 पे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब +√5 होगा और -√5 होगा। तो +√5 और -√5 ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या कीजिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना क्वेश्चन में तो 3 है, इसके साथ x लगा दीजिए और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्लस की जगह पे आपको माइनस इसलिए होगा क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -40 देने के कारण यहाँ पे -40 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में खोजना होगा कि x² - 3x - 40 कहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन ए में x² - 3x - 40 देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 2x + 4y = 8 का क्या हल होगा। तो इसको क्या करना होगा कि आपको a1/a2 निकालना होगा। तो a1 का मान देख लीजिए कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, a2 का मान यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग याद करेंगे b1/b2। तब b1 का मान देख लीजिए 2 दिया गया है तो आप 2 लिखेंगे, b2 का मान देख लीजिए 4 दिया गया है तो आप 4 लिखेंगे। इसे कटा कर देख लीजिए तो 1/2 आ जाएगा।
उसके बाद में निकलना होगा C1 बटा C2। तो C1 की मान की बात करें तो 4 दिया गया है, C2 की मान की बात करें तो 8 दिया गया है। इससे आप सभी 4 दूनी 8 1 बटा 2 मरतबे कटा सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने से हमें ये पता चला कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में है C1 बटा C2। तो जब भी कोई भी समीकरण निकाय A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में हो C1 बटा C2, तो वैसे समीकरण का अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनगिनत हल। उसके बाद में बोला गया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मान लेते हैं -1 को देख लीजिए, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -1 बटा 1 होगा, कटाने के बाद फिर से -1 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, -1। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा समकोण, तो क्वेश्चन का सही जवाब समकोण रख दीजिएगा। लेकिन समकोण नहीं दिखाई देने के कारण समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 16 में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 यानी ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा यदि। तो दोस्तों बताया जाता है मूल वास्तविक नहीं होने के लिए डी का जो मान है वो 0 के मान से छोटा होना चाहिए। तो डी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे लेस देन 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन 17 में बोला जा रहा है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फ़ा यहाँ पे दिया गया 1 बटा अल्फ़ा और 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। उसके बाद में बटा का जोड़ बना दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसा कि मालूम होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये माइनस बी बटा ए होता है। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। ए से ए को कटा दीजिएगा ना, तो माइनस बी बटा सी बचेगा। और माइनस बी का जो मान है ऑलरेडी माइनस में है 1, तो आप लिखेंगे 1 माइनस माइनस में लगे +1 लिख सकते हैं। और सी की मान की बात करें तो -6 दिया गया है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब -1 बटा 6 आने वाला है। तो ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो 1 बटा 6 माइनस में ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद क्या होगा। तो 21वां पद ज्ञात करने के लिए आसान सा फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं ए प्लस, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस, ठीक है। उसके कोई भी पद ज्ञात करना हो उसमें से आपको एक माइनस करना होगा, उसके साथ डी लगा दीजिए। हमको ज्ञात करना है 21वां पद, तो 21 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसके साथ हम लोग डी लगा देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। तो ए का मतलब प्रथम पद का मान -3 दिया गया है। उसके बाद में आप ज्ञात करेंगे डी का मान। डी ज्ञात करने के लिए a2 - a1 एक फार्मूला आता है, तो आप क्या करेंगे कि a2 का मान लिखेंगे। a2 की मान की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, a1 की मान की बात करेंगे तो -3 मिलेगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे +3 लिख सकते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको मान चाहिए ए का, तो ए का मान देख लीजिए -3 दिया गया है, तो आप -3 लिख सकते हैं। प्लस में 20 गुने डी का मान, डी की मान की बात करें तो हम लोग 7 ज्ञात किए हैं, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद में -3 को सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस को भी सेम टू सेम लिख दीजिए। 20 का पारा 7 में पढ़ते हैं तो कितना होता है, तो 7 दूनी 14, 140 होता है दोस्तों। 140 में से -3 को घटा लीजिए तो 137 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में 137 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 या कि मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो कोई भी समीकरण को द्विघात समीकरण होने के लिए क्या शर्त है, तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
इस प्रकार से समीकरण का टर्म कंडीशन है। इस प्रकार से कोई भी समीकरण आपको दिखे तो समझ लीजिए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो ऑप्शन बी सी के साथ डी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए को आपको हल करना होगा, इसे हल कर लीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद में बोला गया है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा पद है जो शून्य होगा। तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन का फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ए एन यहाँ पे 0 दे रखा है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए ए का मान, तो ए का मान देख लीजिए 80 है ना, तो आप 80 लिखेंगे। एन का तो मान मालूम नहीं है चूँकि एन हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में हम लिखेंगे डी का मान। डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो 76 में से 80 को हटाएंगे तो -4 यहाँ पे डी का मान मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 0 और प्लस 80 है तो बराबर गिराकर -80 हो जाएगा और इधर बचेगा n-1 और गुना में -4 दे रखा है। उसके बाद में क्या होगा कि 0 में से 80 माइनस कीजिएगा तो ये -80 हो जाएगा। -4 यहाँ पे दिया गया है गुना में, बराबर किधर आने पे ये क्या हो जाएगा, भागा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कटेगा 20 चौका 80, यानी ये 20 मरतबे कट जाएगा। इधर n-1 दिया गया है, ठीक है। इसे आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि n बराबर 20 लिखते हैं ना तो -1 है, बराबर गिराने पे +1 हो जाएगा। और जैसा कि मालूम होगा कि 20 और 1 कितना होता है, तो 21 होता है, यानी n का जो मान हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 21वां पद। उसके बाद में बोला गया है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी हमें d का मान ज्ञात करना होगा। d का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 6 - 4n दिया गया है तो 4 गुने n का मान हम लोग 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 6 - 4 एकम 4 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा के देख लीजिए तो 2 आएगा। उसके बाद में दूसरे बार में क्या करना होगा आपको कि 6 - 4 गुने n की जगह पे आप 1 रखे थे, वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा, 6 - 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 6 में से 8 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है -2 आएगा। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर को हम लोग d कहते हैं और d ज्ञात करने का फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 की मान की बात करें तो a2 का मान यहाँ पे -2 है तो आप -2 लिख सकते हैं। माइनस a1 की मान की बात करें तो 2 दिया गया है तो आप 2 लिख सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो वैसी स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में, यानी 2 और 2 4 ही होगा लेकिन लिखेंगे -4। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, -4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन 22 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या टर्म कंडीशन है, कौन सा शर्त होता है। तो समांतर श्रेणी में किसी भी सूची को होने के लिए d का जो मान है a2 - a1 और d2 का जो मान होता है वो a3 - a2 होता है। यदि किसी भी सूची का आप d1 निकालते हैं और d2 निकालते हैं a2 - a1 पे और a3 - a2 पे, दोनों का मान इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि दी गई सूची AP में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए से निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे यानी 4 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 तो 4 2 6 हो जाएगा। अब -6 में से 4 घटाइएगा तो निश्चित है कि ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। d1 d2 का मान बराबर नहीं होने के कारण ये गलती हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को हल कर लीजिएगा तो कैसे होगा, 1/2 - 3/2 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 3/2 होगा, जो कि -2/2 ये कट के 1 आएगा। उसी प्रकार से प्लस माइनस को घटाइएगा तो भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से d1 और d2 का मान समान ऑप्शन सी में आ रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कार्तीय तल में जो 0 होता है ना वो x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। जो मूल बिंदु मिडिल पॉइंट होता है तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना वो 0,0 होता है और इस सवाल को 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसको याद कर लेना बेहद ज़रूरी है। और याद रखिएगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं वो √x² + y² होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 काफ़ी सिंपल तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC = 2/3 दिया गया है।
तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो 2/3 दिया गया है, सिंपली आप सभी को इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर इसलिए करेंगे कि चूँकि प्रमेय तो आप सभी पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो संगत भुजा क्यू आर बटा बी सी दिया गया है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में 4/9 मिल रहा है तो 4/9 का चयन कर लीजिए। अगर 4/9 नहीं मिलेगा तो 4:9 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 4/9 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 पे दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ तो हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण हमें नहीं मालूम है, सबसे पहले हम लोग ए कोण ज्ञात करेंगे और ये तो कोण एकांतर कोण है। जब हमें r का मान ज्ञात हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी x का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 60 डिग्री दिया गया और 50 डिग्री दिया गया है। तो जब 60 और 50 को हम लोग जोड़ लेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे, तो 60 और 50 होता है 110 डिग्री। 180 में से 110 डिग्री माइनस करते हैं तो 70 डिग्री आता है। तो ये जो कोण हो जाएगा ये 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ का जो कोण जितना डिग्री का होगा, x के पास बनने वाला कोण भी उतना ही डिग्री का होगा। तो जब ये 70 डिग्री है तो एकांतर कोण भी 70 डिग्री होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन 26 ही मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला गया है कि बिंदु आर में 0,6 दिया गया है तथा एस में दिया गया है 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जैसा कि बताया जाता है कि मध्य बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 करते हैं। तो x1 की मान की बात करें तो 0 दिया गया है, प्लस x2 की मान की बात करें तो 8 दिया गया है। इसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, तो 0 में 8 को जुड़ने पे 8 ही होता है। 8 में 2 से भाग लगा देख लीजिए तो 4 हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा 4 मिल गया है। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे y बराबर, फार्मूला आता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो y1 की मान की बात करें तो 6 दिया गया है, तो आप 6 लिख सकते हैं। y2 का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, तो आप 0 लिख सकते हैं बटा 2। अब 6 में 0 को ऐड कीजिएगा तो भी 6 होगा, इसमें 2 से भाग लगा के देख लीजिए तो 3 आएगा। तो पहला का जो आंसर आया था वो 4 आया था, दूसरा का आंसर 3 आ गया है, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब 4,3 आने वाला है। तो 4,3 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी होगा 4,3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 भी काफ़ी सिंपल है। बोला गया है बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि मालूम होगा, दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद में √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार से स्क्वायर आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए x2 का मान। x2 का मान देख लीजिए 8 दिया गया है, तो आप 8 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस x1 का मान कितना है तो 4 है, आप 4 लिख सकते हैं। इसका कर सकते हैं स्क्वायर। प्लस में है y2 का मान। y2 का मान देख लीजिए 2 दिया गया है, माइनस y1 का मान कितना दिया गया तो 6 दिया गया। आप 6 का स्क्वायर इस प्रकार से कर सकते हैं। 8 में से 4 को घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर 4 जगह 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 में से 6 को घटाइएगा तो कितना होता है, 2 में से 6 घटाने पे -4 होता है, और 4 के स्क्वायर भी 16 होता है। 16 में 16 को ऐड कर लीजिए तो ये 32 हो जाएगा। 32 का गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से करते हैं, 4 का 16 और 16 दूनी 32 करते हैं, तो डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाता है और केवल रूट में 2 बच जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4√2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 4√2 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1। इस क्वेश्चन को आप सभी ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन 60 का मान रख लीजिए तो √3/2 होता है, इसको स्क्वायर करना होगा। कॉस 60 का मान रख लीजिए 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना होगा। अब √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर 3 प्लस 1 मिलके 4 हो जाएगा, और 4/4 कटने के बावजूद भी क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा तो 1 आ जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 से बोला जा रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। तो याद रखिएगा, किसी भी रैखिक समीकरण का युग्म संगत होने के लिए रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है या संपाती होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल ये बोला गया है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी बिंदु अगर प्लस प्लस में हो, कोई भी बिंदु का जो पहला जो पद हो और दूसरा पद हो दोनों प्लस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि ये प्रथम पाद में है। पहला माइनस हो दूसरा भी माइनस हो तो तृतीय पाद में है। पहले प्लस हो बाद में माइनस तो चतुर्थ पाद में स्थित है। पहले माइनस हो बाद में प्लस तो द्वितीय पाद में स्थित होता है। तो अगर आप क्वेश्चन 30 को देखेंगे तो -6 और -5/2 दोनों में माइनस लगने के कारण ये तृतीय पाद में स्थित होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन 31 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री हो गया है, कोण QPR बराबर 63 डिग्री है। तो कोण PQR का मान क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज था जिसका नाम है PQR, यहाँ पे PQR। अब जो QR जो भुजा है इसको S बिंदु तक बढ़ा दिया गया है। अब PRS ये जो कोण बन रहा है ये 120 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद में बोला गया है कोण QPR, देखिए QPR ये जो कोण है ये 63 डिग्री का है। तो बोला गया है कोण PQR का मान क्या होगा। PQR ये कोण आप सभी को बताना होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 31 आपको उसके लिए क्या करना होगा कि दोनों को ऐड कीजिए, 180 में से माइनस कीजिए। यानी क्या करना होगा कि 120 जो कोण है वो यहाँ पे भी 120 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा सोच लीजिए कि यहाँ पे जो मान ज्ञात करना है कि हम इसमें 63 में कितने डिग्री को ऐड करेंगे, 120 में कितने डिग्री को 63 में ऐड करेंगे कि इसका जो कुल मान होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 57 डिग्री में 63 डिग्री को ऐड करेंगे, इसमें से 180 में से माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 डिग्री और 63 डिग्री मिलकर कुल मान 120 डिग्री के बराबर हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। क्वेश्चन 32 भी काफ़ी सिंपल है। सवाल में बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा, तो समकोण होगा। कोण कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अगला सवाल क्वेश्चन 33 भी इसी प्रकार से पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तथा AD/DB बराबर 2/3 है। तो AE/AC का मान क्या होगा। तो आप थेस पर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा त्रिभुज आपको ABC बना लेना है, इसका समांतर रेखा एक बना लेना है DE। इससे बोला गया है कि AD का मान 2 है, DB का मान 3 है। तो AE और AC का मान क्या होगा। तब पर में आपको याद होगा AD/DB बराबर में होता है AE/AC। जब बराबर में होता है ना तो इसका भी आंसर कितना होगा, तो 2/3 होगा। 2/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 34 में भी आपको कोण बराबर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कोण जो बराबर होगा ऑप्शन सी होगा, कोण बी और कोण डी। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा जरा फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। बोला गया त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABC इस प्रकार से बना लेंगे ABC। फिर बोला गया है त्रिभुज DEF, तो ये कौन त्रिभुज बनाएंगे DEF। इसमें बोला जा रहा है कि AB देख लीजिए, AB ये भुजा और DE ये वाला भुजा। उसके बाद बोला गया BC यानी ये वाला भुजा, और इसे बोला गया FD यानी FD ये वाला भुजा। अब इस दोनों के कोण में क्या बन रहा है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है कोण B और यहाँ पे बन रहा है कोण D, यानी कोण B और कोण D के बराबर होगा। तो कोण B कोण D के बराबर ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन 35 जो है वो काफ़ी सिंपल तथा काफ़ी ही मज़ेदार है। सवाल में बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि OQ बराबर 3 सेमी है, PQ बराबर 4 सेमी है तो OP का मान क्या होगा। तो क्या कीजिए, आपको OP ज्ञात करना है ना, तो क्या कीजिए OQ का स्क्वायर कीजिए प्लस में PQ का स्क्वायर कर दीजिए इस प्रकार से। अब OQ का जो मान हो जाएगा वो OQ का मान 3 सेमी दिया गया, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 × 9 होगा। उसके बाद में PQ का मान 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का 16 हो जाएगा। 16 में 9 को ऐड करने पे 25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 5 सेमी।
अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि एक अक्ष से बिंदु P में दिया गया 8,12 की दूरी क्या होगी। यहाँ पे एक अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि √x² प्लस y² पे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 के स्क्वायर 28 64 और 12 के स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो √208 आ जाएगा। जो जितने भी स्टूडेंट इस प्रकार से सोच रहे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होने वाला है। यहाँ पे एक अक्ष से पूछा गया था ना, तो आपको क्या करना होगा, कार्तीय तल बनाना होगा। तो एक अक्ष में आपको 8 यहाँ पे मिलेगा, ये y में 8 मिलेगा और x में 12 इस प्रकार से मिलेगा। तो इस प्रकार से एक अक्ष में जाइएगा 12 में, तो क्वेश्चन का सही जवाब भी 12 इकाई होगा। उसके बाद में बोला गया है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे के बीच में कोण जो बनाती है वो कितना डिग्री की बनाती है। तो पहला से मिला है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और सी में दिया गया है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री होगा, चूँकि समकोण बनाती है तो समकोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में बोला गया है कि दी गई आकृति में TP और T की दो स्पर्शरेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री है, तो कोण POQ का मान क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे एक कोण जो है वो 50 डिग्री दिया गया है। अब आपको ध्यान में ये रखना होगा कि 50 डिग्री में हम कितने डिग्री को और ऐड कर देंगे कि उसका जो मान हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, 50 में 180 में से 50 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 130 आएगा। तो 130 आएगा ना, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 39 में दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में कोण PT के बराबर थीटा, PR बराबर 3 सेमी और PR बराबर 6 सेमी है, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में 3 दिया गया और 6 दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा कि ये QR का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो QR का मान ज्ञात करना तो काफ़ी सिंपल है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो वैसे ज्ञात हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखिए 3/6 दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हालांकि आता है वो ऑप्शन सी आता है, 45 डिग्री आता है। आइए बता देते हैं कैसे आता है दोस्तों। उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए 3 ये P और बटा H दिया गया, P/H ना दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को थीटा ही रहने दीजिए। P का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, H का मान 6 दिया गया है, इसे आप 1/2 मरतबे घटा सकते हैं। उसके बाद में आपको ये ध्यान लगाना होगा कि थीटा यानी साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद में बोला गया क्वेश्चन 40 में यदि tan A बराबर 3/4 हो तो cos A का मान क्या होगा। तो cos A का ज्ञात करने के लिए फार्मूला B/H होता है। इसके लिए आपको B का मान चाहिए और H का मान चाहिए। tan बराबर जो फार्मूला होता है वो P/B होता है, तो P का मान ऑलरेडी 3 दिया गया है। H का मान नहीं होने के कारण सबसे पहले हम लोग H ज्ञात करेंगे। H ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है √P² प्लस B²। तो P का मान 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 × 9। B का मान 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 × 4 = 16। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 16 और 9 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो आप H का मान यहाँ पे आसानी तरीके से 5 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पे 5 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 आने के कारण चलिए ऑप्शन का चयन करते हैं। ऑप्शन ए में बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया गया है। सो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को 1 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सोल्यूशन कर पाया हूँ। हालांकि इस PDF में ढेरों सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि अगला पार्ट लाया जाए जिसमें आप सभी को क्वेश्चन नंबर 60 जो छूटे हुए हैं ना, यानी क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के जितने भी 60 ऑब्जेक्टिव छूटे हुए हैं सभी का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आज सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट कीजिए और मैथ एंड मैजिक टिप्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए ताकि आप वहाँ पे जाके ढेरों सारे क्विज खेल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।